Today, let's continue with our chapter Crop Production and Management. So, in previous videos, we have studied about agriculture practices. First, preparation of soil, sowing of seeds, adding manures and fertilizers. And today we are going to study about the fourth agriculture practice, which is irrigation. So, अब फार्मर ने क्रॉप्स को मतलब सॉइल प्रिपेयर कर दी क्रॉप्स के लिए, बीज बो दिए, उन्हें फूड भी दे दिया जो कि थे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट टास्क तो बचा है ना, वो है वाटर करना क्रॉप्स को, इरिगेशन। क्रॉप्स को वाटर चाहिए होता है मोर देन एनीथिंग एल्स, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उनको न्यूट्रिएंट्स मिल गए, सनलाइट उनको नेचुरली मिल गई, अब उनके लिए वाटर बचा है जिसके बिना वो ग्रो ही नहीं कर सकते। तो water, why it is necessary irrigation, and first of all what is irrigation? चलो आओ देखते हैं। The supply of water to the crops at regular intervals is called irrigation. हमें वाटर को सप्लाई करना पड़ता है फील्ड्स में, जितनी उस प्लांट को, जितनी उन क्रॉप्स को नीड है उतना टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल्स पे क्रॉप्स को वाटर करना, इसे हम इरिगेशन कहते हैं। अब हमें क्यों इरिगेशन की नीड पड़ती है, मतलब फार्मर्स को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? बल्कि जंगल में तो कितने घने अच्छे पेड़ अपने आप उग जाते हैं बिना उनकी इतनी सारी केयर किए, बिना लॉट्स ऑफ केयर एंड लेबर। तो किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब जैसे वहां पे तो सॉइल प्रिपेयर नहीं हो रही, वहां पे तो उन्हें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे, पर उनको वहां पे वाटर मिल रहा है, वहां बारिश हो रही है, उससे उन्हें वाटर मिल रहा है जिससे उनका जर्मिनेशन पॉसिबल है। पर हमें वहां पे एक तरीके के क्रॉप्स तो नहीं मिल रहे। अगर कोई कहे जाके जाओ उस फॉरेस्ट में से मेरे को पैडी ला के दो, तो क्या हम ला सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे ऐसी चीजें मिल सकती है जैसे जड़ी बूटी मिल गई, कोई फ्रूट मिल गया, कोई वेजिटेबल मिल गई, पर ऐसे हमें पूरी फसल नहीं मिल सकती। और अगर मिल भी जाए तो खाली एक दो प्लांट से क्या होता है? हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन की हंगर को फुलफिल करने के लिए हमें क्रॉप्स लार्ज फील्ड पे ग्रो करने पड़ते हैं एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी 12 month ऑफ द ईयर। सो अब हम देखते हैं why irrigation is necessary. Irrigation before plowing the field makes the soil soft. जब जैसे आप जाओगे एक बहुत बड़ा एरिया जो बहुत टाइम से खाली है, उस पे खाली मिट्टी है, तो आपको क्या दिखेगा? वहाँ पे आपको दरारें दिखेंगी, क्रैक्स दिखेंगे सॉइल में, क्योंकि वो सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई है। आप अगर किसी पार्क में गए हो ड्राई सॉइल के साथ, तो क्या आपने उसे खोद के देखा है कभी? क्या उस इतनी हार्ड सॉइल को खोदना, डिग करना, उसके अंदर कुछ पॉसिबल हो पाता है? नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्राई है। उस पर गीली मिट्टी को डिग करना कितना इजी होता है। अगर मिट्टी गीली, आपने उस पर लकड़ी घुसाई तो कितना इजी होता है। ऐसे ही जो ट्रैक्टर्स चलते हैं, जो डिगिंग होती है, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है उसे सॉफ्ट करने के बाद, सॉइल को सॉफ्ट करने के बाद। इसलिए इरिगेशन बिफोर प्लोइंग द फील्ड मेक्स द सॉइल सॉफ्ट। सेकंड पॉइंट, इरिगेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन मॉइस्चर। सिंपल, इरिगेशन मॉइस्चर मेंटेन करती है इसलिए वो नेसेसरी है। थर्ड, फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। अब न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, अब जब प्लांट्स की रूट्स सॉइल में पेनिट्रेट करेंगी, सॉइल में डीप पेनिट्रेट करेंगी, तभी तो जो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो उनको न्यूट्रिएंट्स नीडेड है, वो अच्छे से उन्हें मिल पाएंगे। अगर जो हमारी प्लांट है उसकी रूट्स ही पेनिट्रेट नहीं करेंगी तो कैसे पॉसिबल होगा? और रूट्स पेनिट्रेट कैसे करेंगी? जब उन्हें वाटर मिलेगा, जब सॉइल गीली होगी, तभी तो ड्राई सॉइल में जब हम ही नहीं खोद सकते तो एक प्लांट्स की रूट्स कैसे पेनिट्रेट कर पाएंगी? इसलिए इरिगेशन इज
इसलिए फॉर द absorption of nutrient elements by the plants on the soil, irrigation is necessary. Now fourth point, irrigation protects the crops from hot air currents and frost. irrigation soil को protect करती है जो गर्म हवाएं आती हैं और जो frost आता है उससे, है ना। तो वाटर एक शील्ड की तरह एक्ट करता है, प्लांट्स के लिए वाटर एक शील्ड की तरह एक्ट करता है। अब अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉप्स की इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स को हार्म करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वो है नेचर ऑफ द क्रॉप, नेचर ऑफ द सॉइल एंड सीजन। हम देखते हैं नेचर ऑफ द क्रॉप, जैसे अगर क्रॉप है खारिफ क्रॉप है, मॉनसून सीजन का क्रॉप है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है ना कि मतलब उसे कितने फ्रीक्वेंटली वाटर की नीड है। जैसे पैडी है वो ग्रो ही स्टैंडिंग वाटर में होता है, मतलब जहाँ स्टैंडिंग वाटर में ग्रो होता है और उसे बहुत जल्दी इरिगेशन की नीड पड़ती है, बहुत फ्रीक्वेंटली उसे इरिगेट करना पड़ता है, क्योंकि बिना पानी के खारिफ क्रॉप जो पैडी है, जो हमारा राइस है, वो नहीं ग्रो कर सकता, क्योंकि वो खारिफ क्रॉप है जिसे नीडे बहुत ज़्यादा वाटर की होती है। जैसे वीट है, कॉटन है, बार्ली है, इन्हें ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती, इसलिए इनको ज़्यादा वाटर, इसलिए उन्हें ज़्यादा इरिगेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि इन्हें ज़्यादा इरिगेशन की नीड ही नहीं होती, वरना खराब हो जाएंगे। अब नेचर ऑफ द क्रॉप ऐसे होता है। सेकंड, नेचर ऑफ द सॉइल। अब सॉइल का नेचर कैसे इफेक्ट कर सकता है क्रॉप्स को भला? अब देखो, सॉइल भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। हमने शायद 5th क्लास में पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में कि 3 टाइप्स की सॉइल होती है। मैंने तो 3 टाइप्स की सॉइल के बारे में पढ़ा था, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल। तो जो क्लेई सॉइल होती है उसमें मतलब वो उसके पास एक अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और जो सैंडी सॉइल होती है मतलब उससे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मतलब उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है अगर हम क्ले सॉइल से देखें तो। और लोमी सॉइल जो होती है उसे हम आइडियल सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड होते हैं, उसमें एयर स्पेसेस ज़्यादा होती है, उसमें बैलेंस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसकी अच्छी होती है, इसलिए हम लोमी सॉइल को आइडियल सॉइल भी कहते हैं। अब सीजन मतलब जैसे समर है तो जो इवेपोरेशन का रेट है वो हाई होगा, विंटर है तो कम होगा क्योंकि तब तो धूप निकलती नहीं, और मॉनसून में और भी मतलब कम होगा। तो सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन का रेट समर में होता है, इसलिए वो डिपेंड करता है सीजन पे। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए हम अपने क्रॉप्स को वाटर करना होता है। तो हम आगे बढ़े, अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। मतलब इरिगेट करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ऐसा थोड़ा है कि हम सीधा पानी की बाल्टी लेकर जाकर खेत में फेंक दें, ऐसे थोड़े इजी थोड़ा इरिगेशन करना भी। आपने क्या सोचा था? इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे एक होते हैं जो पुराने टाइम में यूज होते थे, और एक जो अब के टाइम में यूज होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स। पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स को, जिनमें जो वाटर यूज होता है वो कैनाल्स, वेल्स, लेक्स, रिवर्स, ट्यूबवेल्स, इन सब में से यूज होता है। पहला ट्रेडिशनल मेथड है देख ली। इसमें हमारे पास इसमें एक वेल है, और यहाँ पे एक फॉक लाइक वर्टिकल सपोर्ट ग्राउंड में फिटेड होता है, और जो एक लकड़ी लगाई जाती है बड़ी सी, जो लंबी साइड होती है लकड़ी की, उसमें तो बाल्टी है, उसमें तो जो बकेट है वो हैंग की जाती है एक रोप से, और जो स्मॉल साइड जो इस साइड बचती है एरो के, वो है उसपे एक हैवी चीज जैसे रॉक ऐड किया जाता है, जिससे वो रॉक नीचे आ जाए और बकेट ऊपर आ जाए, और वो फार्मर फिर उस बकेट को निकाल के पानी उस एरिया से सीधा खेत में डाल देते हैं। सेकेंड सिस्टम आता है हमारे पास नहर।
राहत जो है वो मतलब आप एक तरीके से भी कह सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड, और ये 1300 ईयर्स ओल्ड मेथड है। इसमें बास्केट्स होती हैं और जैसे कनाल होती है उसमें से ऐसे बास्केट्स, देखो आप स्विंगिंग, इसे हम स्विंगिंग बास्केट मेथड भी कहते हैं। अब हमारे पास पेयर ऑफ बुलक्स एनिमल्स, इसे यहाँ से इसे रोटेट करते हैं, ये रोटेट होता है, इसे रोटेट होता है जिससे कि ये व्हील चलता है। ये ग्राउंड के नीचे से सेटिंग्स होती हैं जिससे ये व्हील चलता है। फिर ये व्हील, जैसे ये है कनाल, तो इसमें से पानी लेता है और फिर ये इसमें जाके फिर ये पूरे ग्राउंड में जाता है। पर चेन पंप, थर्ड मेथड आता है चेन पंप। इसमें एक आप व्हील देख सकते हैं, इसमें बास्केट्स लगी होती हैं, इसमें से पानी आता है, इसमें से बास्केट को यहाँ से टकरा के बास्केट में से पानी गिर जाता है, जिससे इस कैनाल से यहाँ पे पानी आ जाता है और जिससे फिर खेतों में पानी जा पाता है। ये एक छोटी सी ट्यूब टाइप होती है उसमें से। फिर फोर्थ सिस्टम विच इज मोट। इसमें नॉर्मली जो किसान है वो रस्सी से पानी को, जैसे हमने देखा ही होगा कि कैसे वेल्स में से पानी निकालते हैं, कभी या तो मूवी में देखा होगा या कार्टून में, आपने कहीं तो पक्का देखा होगा कि कैसे नॉर्मल किसान वगैरह निकालते हैं, और ये सीधा इस बाल्टी में से पानी निकाल के सीधा खेत में डाल देते हैं। पर इन सब के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स के, जैसे कि इनसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का। जैसे कि वाटर तो हम एक ही एरिया से डाल रहे हैं ना, मान लो कि आखिरी की जितनी क्रॉप्स है उन पे पानी अच्छे से पहुंचा ही नहीं, और जो स्टार्टिंग की क्रॉप्स है उनमें वाटर लॉगिंग हो गया। वाटर लॉगिंग वो क्या होता है? प्रोवाइडिंग एक्सेस वाटर टू द फील्ड्स इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब बहुत ज्यादा पानी दे देना क्रॉप्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मोर देन देयर रिक्वायरमेंट्स, जिससे कि एयर स्पेसेस फिल हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी क्रॉप्स को, और क्या होगा, और एयर स्पेसेस फिल हो जाएंगी। और तो अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न मेथड्स के बारे में। फर्स्ट, ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या होता है? प्रोवाइडिंग वाटर जस्ट नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ड्रिप इरिगेशन में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर रिलीज करते हैं प्लांट्स की रूट्स के नियर, जिससे क्या होता है, जिससे जो रूट्स है ना तो वो डैमेज होती, इससे वाटर भी बचता है, मतलब वाटर कंजर्वेशन मेथड भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इससे वाटर सेव होता है। और ये बहुत अच्छा है वाटर प्रोन एरियाज में, जहाँ वाटर की कमी रहती है, जहाँ पानी की कमी रहती है, मतलब मुश्किल से मिलता है पानी, उन एरियाज में। सेकेंड है स्प्रिंकलर सिस्टम, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप्स लिंक्ड टू द मेन पाइप्स। उनमें रोटेटिंग आपने पक्का कहीं ना कहीं तो देखा होगा, अगर आप कहीं पे भी घूमने गए होगे तो एक इतना सा पीस ग्राउंड में से निकल रहा होता है, जो रोटेट हो रहा होता है, उसमें से पानी निकल रहा होता है। ये अनइवन लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं टॉप्स पे, जो ऐसे करके घूमते हैं धीरे धीरे, और पानी मतलब शॉवर की तरह हर साइड से निकल रहा होता है, जिससे सारी फील्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का। तो अब हमने इरिगेशन के बारे में, मेरे को जहाँ तक लगता है, हमने सारी जानकारी ले ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में, कि कैसे हम अपने क्रॉप्स को वीड्स और पेस्ट से बचा सकते हैं। थैंक यू।